यूरोप में नेशनलिज्म का आइडिया आखिर ये आया कहाँ से? कैसे एक सोच ने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक पूरे कॉन्टिनेंट का नक्शा ही बदल दिया? चलिए इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1848 में एक सपने से। ये सपना देखा था एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो ने। उन्होंने एक ऐसी दुनिया इमेजिन की जहां सभी देश, सभी नेशंस डेमोक्रेटिक और फ्री हैं। इस पेंटिंग में देखिए, जमीन पर राजा महाराजाओं के टूटे हुए ताज पड़े हैं और अलग अलग देशों के लोग आजादी के एक नए सिंबल स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सपना, इसकी पहली झलक असल में दिखी 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन में। ये इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट था जिसने यूरोप की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो इस रेवोल्यूशन से आखिर बदला क्या? देखिए, 1789 से पहले सब कुछ सिंपल था। एक राजा होता था और बाकी सब उसकी प्रजा। सारी पावर उस एक आदमी के हाथ में। लेकिन रेवोल्यूशन ने इस पूरे सिस्टम को उलट दिया। पावर अब राजा से छीनकर फ्रांस के आम सिटीजन्स के हाथों में आ गई। ला पात्री यानी फादरलैंड और ले सिटोयन यानी सिटीजन, इन जैसे नए आइडियाज ने एक यूनाइटेड नेशन होने की फीलिंग पैदा की। अब इस नई फीलिंग को, इस कलेक्टिव आइडेंटिटी को और मजबूत करने के लिए कई बड़े चेंजेस किए गए। जो पुराना रॉयल फ्लैग था उसे हटाकर नया ट्राई कलर फ्लैग लाया गया। एक नेशनल असेंबली बनाई गई, एक नया नेशनल एंथम लिखा गया और फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। इन सब का मकसद एक ही था, लोगों को ये एहसास दिलाना कि वो अब सिर्फ राजा की प्रजा नहीं बल्कि एक नेशन का हिस्सा है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, कहानी में एक अचानक मोड़ आया। फ्रांस में ये डेमोक्रेसी ज्यादा दिन चल नहीं पाई और स्टेज पर एंट्री हुई नेपोलियन बोनापार्ट की। 1799 में उसने पावर अपने हाथ में ले ली और 1804 तक आते आते खुद को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया। शुरू में तो नेपोलियन कई लोगों को एक हीरो, एक लिबरेटर की तरह लगा। उसने 1804 में नेपोलियनिक कोड लागू किया जिसने कानून के सामने सबको बराबर कर दिया। राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया, सदियों से चला आ रहा फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया और बिजनेस के लिए स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स सिस्टम बनाया। ये सब बहुत जरूरी रिफॉर्म्स थे। पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना? जल्दी ही नेपोलियन का दूसरा चेहरा भी सामने आने लगा। उसने टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, मीडिया पर सख्त सेंसरशिप लगा दी और लोगों को जबरदस्ती फ्रेंच आर्मी में भर्ती करना शुरू कर दिया। पॉलिटिकल फ्रीडम का तो नामो निशान ही मिटा दिया। तो जो लिबरेटर लग रहा था, अब वही एक ऑप्रेसर बन गया था। और यहाँ एक अजीब बात हुई। नेपोलियन ने जंग में जीतकर जिन जगहों पर कब्जा किया, आयरनी यह है कि वहीं पर ये रेवोल्यूशनरी आइडियाज सबसे तेजी से फैले। इससे एक नई पढ़ी लिखी मिडिल क्लास पैदा हुई जो अपने राइट्स की मांग करने लगी। तो ये जो नई मिडिल क्लास थी, उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था? सिंपल टर्म्स में वो चाहते थे इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी हर इंसान की आजादी। वो ऐसी गवर्नमेंट चाहते थे जो लोगों की मर्जी से बने और वो ऑटोक्रेसी यानी तानाशाही को खत्म करना चाहते थे। 1815 में नेपोलियन तो हार गया, लेकिन जो आग उसने लगाई थी वो बुझी नहीं। कंजर्वेटिव्स ने, यानी पुरानी सोच वालों ने, राजा महाराजाओं को वापस लाने की पूरी कोशिश की। पर अब लोग चुप नहीं बैठे। 1821 में ग्रीस में आजादी की लड़ाई शुरू हुई। 1830 में फ्रांस में एक और रेवोल्यूशन हुआ और 1848 आते आते तो पूरे यूरोप में रेवोल्यूशंस की एक लहर सी दौड़ गई। और फ्रांस का इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा था, इसका अंदाजा इस एक बात से लगाया जा सकता है। ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने कहा था, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। मतलब फ्रांस में जो भी होता था उसका असर पूरे कॉन्टिनेंट पर पड़ता था। इतने सालों की लड़ाइयों और रेवोल्यूशंस के बाद आखिरकार वो वक्त आया जब नेशन स्टेट का आइडिया जमीन पर उतरा। ये हुआ जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन के साथ। ये नेशनलिज्म की सबसे बड़ी जीतों में से एक थी। जर्मनी को एक करने का काम, वो लिबरल से तो नहीं हो पाया। ये काम किया प्रशिया ने अपनी मिलिट्री पावर से, और इसके पीछे दिमाग था उनके चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क का। उन्होंने आर्मी और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया। 7 साल तक ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से जंग लड़ी और आखिरकार 1871 में प्रशिया के राजा को ही यूनिफाइड जर्मनी का एम्परर बना दिया गया।
इटली की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही थी। पूरा देश 7 अलग अलग स्टेट्स में बंटा हुआ था। इसको जोड़ने का जिम्मा उठाया किंग विक्टर इमैनुअल II और उनके चीफ मिनिस्टर केवोर ने। केवोर ने नॉर्थ से ऑस्ट्रियंस को भगाया, जबकि गारिबाल्डी ने साउथ के हिस्सों को जीता। और इन सब की कोशिशों से 1861 में विक्टर इमैनुअल II यूनिफाइड इटली के राजा बने। अच्छा, नेशन या देश, ये है क्या? ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है ना? इसे कोई छू नहीं सकता, देख नहीं सकता। तो फिर आम आदमी इस आइडिया से कनेक्ट कैसे करे? इसे एक चेहरा कैसे दे? तो उस दौर के आर्टिस्ट्स ने कमाल का तरीका निकाला। उन्होंने नेशन को एक इंसानी रूप दिया, एक फीमेल फिगर का, जिसे एलेग्री कहते हैं। फ्रांस के लिए बनी मरी एन, जो आज़ादी और समझदारी का सिंबल थी, और जर्मनी के लिए बनी जर्मेनिया, जिसके सिर पर ओक लीव्स का ताज हीरोइज्म को दिखाता था। इन तस्वीरों ने लोगों को अपने देश की एक विजुअल पहचान दी। लेकिन हर कहानी का हैप्पी एंडिंग नहीं होता। 19th सेंचुरी के आखिर तक आते आते यही नेशनलिज्म का पॉजिटिव आइडिया एक बहुत ही डेंजरस मोड़ ले लेता है और इंपीरियलिज्म में बदल जाता है। इंपीरियलिज्म मतलब क्या? सीधे शब्दों में, जब एक ताकतवर देश अपनी पावर और टेरिटरी बढ़ाने के लिए कमजोर देशों पर कब्जा करना शुरू कर देता है। नेशनलिज्म की जो आजादी की फीलिंग थी, अब वो हम सबसे बेहतर हैं कि एक खतरनाक रेस में बदल चुकी थी। और इसका सबसे एक्सप्लोसिव एग्जाम्पल देखने को मिला बाल्कन्स में। ऑटोमन एम्पायर कमजोर हो रहा था और वहाँ के छोटे छोटे देश आजादी डिक्लेयर कर रहे थे, लेकिन जल्द ही वो जमीन के लिए आपस में ही लड़ने लगे। और इस आग में घी डालने का काम किया यूरोप की बड़ी पावर्स ने, रशिया, जर्मनी, ब्रिटेन, जो सब अपना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए इस झगड़े में कूद पड़े। बाल्कन्स में ये जो टेंशन थी, ये जो अग्रेसिव नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म का कॉकटेल था, इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ 1914, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एक ऐसा आइडिया जो आज़ादी दिलाने के लिए शुरू हुआ था, उसने पूरी दुनिया को एक तबाहकुन जंग में धकेल दिया। तो आखिर में यही बड़ा सवाल बच जाता है, नेशनलिज्म, जो आइडिया लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए शुरू हुआ था, आखिर वही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सबसे बड़ी वजह कैसे बन गया? ये सवाल हमें नेशनलिज्म के दोहरे चेहरे के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।